रेडी 5 सेकेंड। रेडी स्टार्ट। अर्थव्यवस्था में निजीकरण को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम दो उदाहरणों पर ध्यान देना होगा। पहला उदाहरण बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ता हैं, जिसमें एक उपभोक्ता का खाता सरकारी एवं निजी बैंक दोनों में रहता है। निजी बैंक की सेवाओं से उपभोक्ता काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि निजी बैंक का कर्मचारी उसके एक फोन कॉल पर उसके घर या दफ्तर आकर उसकी बैंकिंग जरूरतों को पूर्ण करता है। वहीं सरकारी बैंक में वह घंटों लाइन में लगा रहता है, फिर भी उसकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं। अगला मुद्दा भारत से बाहर का है। हाल ही में रूस में एक सैन्य विद्रोह की खबर समाचारों में रही, जिसमें एक निजी सैन्य कंपनी वैगनर समूह ने रूस के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। ध्यातव्य है कि यह वही कंपनी है जिसकी सहायता से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर वर्ष 2002 में आक्रमण किया था। निजीकरण के ये दो उदाहरण निजीकरण के अलग अलग प्रभाव की व्याख्या करते हैं। एक तरफ जहां आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाती है। वर्तमान दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे निजीकरण को देखकर एक तरफ जहां इसकी प्रशंसा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आलोचना के भी स्वर बुलंद हो रहे हैं। भारत में हो रहा निजीकरण कोई नया नहीं है, परंतु इसके पूर्ण रूप को समझने एवं उसके दिशा तथा दशा का आकलन करने से पूर्व हमें भारतीय अर्थव्यवस्था तथा उसमें हुए क्रमवार बदलाव तथा उसके कारण को समझना आवश्यक होगा। परंतु इसके पूर्व हम निजीकरण का तात्पर्य एवं उसके क्षेत्र को समझते हैं। निजीकरण का अर्थ कई प्रकार से विस्तृत रूप में लिया जाता है। यद्यपि संकुचित रूप में निजीकरण सार्वजनिक स्वामित्वाधीन उद्यमों में निजी स्वामित्व का प्रवेश है, परंतु विस्तृत अर्थों में निजी स्वामित्व के साथ साथ स्वामित्व में परिवर्तन किए बिना भी सार्वजनिक उद्यमों में निजी प्रबंधन एवं नियंत्रण को आरंभ करना है। परंतु निजीकरण को एक अत्यंत व्यापक अवधारणा के रूप में ही देखना बेहतर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र के संपत्ति संबंधी अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के भी किया जा सकता है और इसके महत्वपूर्ण प्रबंधकीय परिणाम हैं। निजीकरण समाज में एक नई संस्कृति के विकास का बोध कराता है, जिसमें विपणन, प्रतिस्पर्धा और कुशलता आर्थिक निर्णय के निर्धारण में मार्गदर्शी सिद्धांत बन जाते हैं। निजीकरण के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं में पूर्ण अराष्ट्रीयकरण, परिसमापन, साझे उद्यमों की स्थापना, श्रमिक सहकारिताएं, निजी एजेंसियों से अनुबंध, पट्टेदारी, वित्तीय पुनर्गठन आदि शामिल हैं।
स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था के तहत न तो सारे औद्योगिक उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण होता है, जैसा कि कम्युनिस्ट चीन एवं रूस में हुआ करता था, और न ही पूरी अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। समाप्त।